कहां और किसने किया 1350 करोड़ का महाघोटाला। गणेश गोदियाल ने लाइव आकर के क्या क्या खुलासे किए हैं। स्वास्थ्य विभाग में कितने और घपलों की पोल खुलेगी। बीजेपी ने पार्टी से बम्पर नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस ने भी किन किन को निष्कासित किया है। सीएम की चुनावी रैलियां और ताबड़तोड़ प्रचार कब से शुरू होगा। आइए बात करते हैं इन सभी टॉपिक्स पर इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। केदारनाथ उपचुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ज्यादा सुर्खियों में दिखे नहीं। अब निकाय चुनाव चल रहे हैं और इस बीच फिर से गणेश गोदियाल सुर्खियों में आने वाले। निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार तो अपनी जगह है, लेकिन इस बार गणेश गोदियाल ने सरकार पर और खास करके सरकार के एक मंत्री पर जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर आरोप है। वो मंत्री और कोई नहीं बल्कि श्रीनगर विधानसभा में उनके ही चिर प्रतिद्वंदी और उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा जैसे विभागों को संभालने वाले डॉक्टर धन सिंह रावत हैं। भ्रष्टाचार करने के लिए नए नए तरीकों का इजाद कर, अगर कभी ये पुरस्कार कहीं देने को हुआ कि भ्रष्टाचार के नए तरीकों को इजाद करने का पुरस्कार किसको मिलना चाहिए, तो निश्चित रूप में इस प्रकार के लोग जिनका आगे जिक्र आने वाला है उन लोगों का नंबर निश्चित रूप में पहले आएगा, क्योंकि नए नए तरीकों से भ्रष्टाचार करने के तरीके ये लोग इजाद कर रहे हैं। कल गणेश गोदियाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दिन में ही एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि महाघोटाले की पोल खोलने के लिए आज शाम 7 बजे से लाइव। अब जब इतना बड़ा नेता कोई महाघोटाले की पोल खोलने की बात करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अटेंशन भी ग्रैब करेगा, उस पर नजरें सभी की रहेंगी। शाम को 7 बजे गणेश गोदियाल अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर लाइव आए और इस सिलसिले में उन्होंने अपनी बातचीत शुरू कर दी। जिस महाघोटाले की बात गणेश गोदियाल ने की है वो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का महाघोटाला उन्होंने बताया है। हमने अपने पिछले वीडियोस में इस पर भी बात की थी कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिया जा रहा है, यानी कि प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, जिसका विरोध सबसे ज्यादा वहां पर पढ़ने वाले छात्र कर रहे हैं और ये छात्र सड़कों पर भी उतरे हैं। इनकी शंका ये है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज बोल करके हमने एडमिशन लिया था, लेकिन अब इसे पीपीपी मोड पर देने की बात हो रही है। फीस को लेकर के काफी सारे कंफ्यूजन थे, लोगों के भी काफी सारे कंफ्यूजन थे। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने इसकी कैलकुलेशन भी बताई है। गोदियाल का कहना है कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का महाघोटाला 1350 करोड़ रुपए का है। गोदियाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार और उसके मंत्री भ्रष्टाचार करने के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। अगर ऐसे मामलों में कहीं कोई पुरस्कार देने की बात होती है नए नए तरीके इजाद करके भ्रष्टाचार करने की, तो ऐसे मंत्री पहले नंबर पर आते। ऐसे मंत्री से उनका इशारा साफ तौर पर डॉक्टर धन सिंह रावत की तरफ था। गणेश गोदियाल का यह आरोप है कि डॉक्टर धन सिंह रावत के विभागों में घोटालों और भ्रष्टाचारों की एक लंबी चौड़ी फेरिस्त है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज जनता के टैक्स के पैसे लगा करके इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ पर लोगों को बेस्ट और लेटेस्ट सुविधाएं मिल सकें और इस कॉलेज में पढ़ लिख करके एक अच्छे डॉक्टर निकल सकें, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज भी है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के खजाने से 638 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए। ये 638 करोड़ रुपए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर खर्च हुए, जिसमें निर्माण से लेकर के संसाधन जुटाने तक का काम किया गया होगा। गणेश गोदियाल ने यह भी आरोप लगाया कि 638 करोड़ रुपए में भी पक्का कोई ना कोई गड़बड़ी हुई होगी। दूसरी बात की अस्पताल लगभग 70 एकड़ जमीन पर है, जो कि नगर निगम की जमीन थी और रोड साइड की थी, यानी कि बाजार भाव के हिसाब से करीब 700 करोड़ रुपए की जमीन है और 638 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए। कुल मिलाकर के 1350 करोड़ रुपए इस मेडिकल कॉलेज पर खर्च किए गए। लेकिन अब इस 1350 करोड़ की संपत्ति को मात्र 2.5 करोड़ सालाना की लीज पर प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। गोदियाल ने कहा कि ऐसा घपला बिना मंत्री की अनुमति के नहीं हो सकता है। जो प्रदेश इतने बड़े कर्जे में पहले से डूबा हो, जिस प्रदेश में शराब बेचकर और खनन करके तनख्वाहें निकाली जा रही हो, उसी प्रदेश की 1350 करोड़ की संपत्ति को मात्र 2.5 करोड़ रुपए सालाना की लीज पर क्यों प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। गणेश गोदियाल ने ये मांग की है कि यदि सीएम को ये बातें नहीं पता, उनके संज्ञान में नहीं है, तो तत्काल इसका संज्ञान लेकर के ऐसा होने से रोकें, और यदि उनकी जानकारी में ये सब बातें हैं भी और तो भी ये इसको अंजाम दे रहे हैं तो भी ऐसा करने से रोकें। यदि सरकार इसे नहीं रोकती तो आंदोलन और कोर्ट जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। बल्कि उन्होंने तो भगवान की शपथ लेकर के ये तक कहा कि मैं इसको लेकर के कोर्ट जाऊंगा, ये घोर अन्याय है और राज्य की संपत्ति को प्राइवेट हाथों में देने की ऐसी परंपरा गलत है। उत्तराखंड में ऐसी परंपरा नहीं बननी चाहिए। आज ये सरकार करेगी, कल दूसरी सरकारें भी देखा देखी में ऐसा ही करेंगी, जो कि गलत है। जमीन हरिद्वार में नगर निगम क्षेत्र में हाईवे पर लगी हुई, जिसका कि निश्चित रूप में 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से नीचे बाजार मूल्य नहीं हो सकता, तो करीब 100 करोड़, वो 700 और 600 13,500 करोड़ रुपए की ये संपत्ति मात्र 2.5 करोड़ रुपए सालाना पर किसी प्राइवेट ट्रस्ट को देने का फैसला किया। अब ट्रस्ट की बात हम करते हैं। कंपनी हो, ट्रस्ट हो या सोसाइटी, 1860 के जो एक्ट है उसके आधार पर जो सोसाइटी, वो सोसाइटियां और वो कंपनी तो वही रहती हैं, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं होता है कि उन ट्रस्टों में आगे चलकर लोग बदल जाते हैं। एक ट्रस्ट का जो ट्रस्टी होता है
वो रिजाइन कर देता है और उसकी जगह पर दूसरा ट्रस्टी आ जाता है। तो ये बड़ा खेल 90 साल के लिए ये सरकार की संपत्ति जिसका मूल्य आज निश्चित रूप में कम से कम 1350 करोड़ रुपया है, वो पूरी की पूरी संपत्ति एक निजी संस्था को देने की सरकार ने कोशिश कर ली है, जिसकी की एलओपी जारी करने के लिए 1 जनवरी को शासन ने संबंधित डायरेक्टरेट को, निदेशालय को लिखा है। गोदयाल ने सिर्फ हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की ही बात नहीं की, उन्होंने ये भी संकेत दिए कि आगे और घोटाले वो सामने लेकर के आ सकते हैं और घपले लेकर के आ सकते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आयुष्मान योजना में भी काफी ज्यादा घपले हो रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों को ऐसे मरीजों के इलाज का पैसा आयुष्मान योजना के तहत सरकार द्वारा दिया जा रहा है जो मरीज हैं ही नहीं। ये भी कहा कि इससे पहले उन्होंने सहकारिता भर्ती घोटाले की जांच की मांग की थी, तब उन्हें डराया गया कि उनकी भी जांच बीकेटीसी के मामलों में की जाएगी और उन्होंने कहा था कि मेरी भी जांच करवाई जाए लेकिन दूसरों की भी जांच कराई जाए। और आज तक सहकारिता भर्ती की घोटाले की जांच नहीं हुई, उनकी भी जांच नहीं हुई। अब हरिद्वार मेडिकल कॉलेज बड़ी मुश्किल से खुला था। इस कॉलेज को शुरू करने के लिए कई बार मेरे पास भी मैसेज आते थे स्टूडेंट्स के, और वीडियोस पर भी लोग कमेंट करते थे, खासतौर पर स्टूडेंट, कि इस बारे में आप आवाज उठाइए। खैर, इस कॉलेज की शुरुआत हुई, इस साल से इस कॉलेज की शुरुआत हुई, लेकिन प्राइवेट मोड पर देने के बाद से फिर से छात्र परेशान। छात्र देहरादून आकर के डॉक्टर धन सिंह रावत जो कि मंत्री हैं, उनसे और अन्य अधिकारियों से मिलकर के बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। उनके पेरेंट्स भी आना चाह रहे थे, लेकिन इस बस को वहीं रोक दिया गया। ऐसी रिपोर्ट्स भी अखबारों में छपी हैं। अब ये पीपीपी मोड पर जाएगा या फिर जो विरोध हो रहा है उसका कुछ असर पड़ेगा, ये सरकार जाने और विभाग के मंत्री जाने, लेकिन ये मामला आने वाले कुछ समय तक गर्म जरूर रहेगा, ये बात तय है। बीजेपी चुनाव से पहले जितने नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए माहिर है, चुनाव से पहले उतनी ही जरूरत पड़ने पर उनको निकालने में भी हिचकिचाती नहीं है। इसका प्रमाण फिर से मिल गया। आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं। निकाय चुनाव में जिनको पार्टियों ने टिकट नहीं दिए वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ या तो बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं या फिर किसी दूसरे प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं और अपनी पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। ऐसा बीजेपी में भी हो रहा है और ऐसा ही कांग्रेस में भी हो रहा है। राजनीतिक शब्दावली में ऐसे लोगों को बागी कहा जाता है। जो बगावत कर ले वो बागी। अब पार्टियों का ये अपना मामला है कि जो बागी है या तो वो समर्थन कर लें, नहीं तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ बीजेपी और कांग्रेस ने कल किया है। बीजेपी ने तो बम्पर तरीके से कार्रवाई करते हुए अपने बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया कि भाई टाटा बाय बाय। तो कांग्रेस ने भी अनुशासन के नाम पर कार्रवाई की है, कुछ नेताओं को निकाला है। भाजपा ने अपने 94 नेताओं को पार्टी से 6 साल तक के लिए निष्कासित कर दिया। हालांकि पिछले कुछ समय से भाजपा में जाने की जितनी होड़ लगी है, उससे लगता है कि पार्टी में भीड़ भड़ाका काफी ज्यादा हो गया है। इसीलिए निकालने के नाम पर भी जो प्रोसेस होती है वो बम्पर तरीके से चलाई जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने 16 नेताओं को निष्कासित किया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस विधायक, पिथौरागढ़ से विधायक मयूख मेहर, जो कि सबसे बड़े बागी नजर आ रहे थे, उनके ऊपर पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। बस हाईकमान को एक पत्र जरूर लिखा गया है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने कार्रवाई करने को कहा है, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा ये पहले ही कह चुके हैं कि विधायक मयूख मेहर AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, इसीलिए उन पर एक्शन भी AICC यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ही लेगी। भाजपा ने जिन 94 नेताओं को पार्टी से बाहर किया, उनमें से 18 नेता या तो मेयर या फिर किसी पालिका पंचायत के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बागियों को पार्टी के समर्थन में नाम वापस लेने तक का बहुत ज्यादा समय दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हो या फिर काम कर रहा हो तो उसे निकालना ही पड़ेगा। बात तो सही है, इसीलिए सभी जिला अध्यक्षों को एक्शन लेने के निर्देश दिए गए। अब कौन कौन से बड़े नामों को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाया है? पौड़ी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी, उनकी पत्नी और जिला पंचायत की सदस्य हिमानी नेगी, श्रीनगर में मेयर का चुनाव लड़ रही आरती भंडारी जो निर्दलीय लड़ रही है, और उनके पति लखपत सिंह भंडारी। इसके अलावा भी काफी बड़े नाम हैं। 40 नाम तो अकेले देहरादून के विभिन्न वार्डों में लड़ने वाले नेता हैं जो कि पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस ने 16 लोगों को निकाला है, जिसमें रुड़की से अपनी पत्नी को मेयर का चुनाव लड़वा रहे पूर्व मेयर यशपाल राणा, रुद्रप्रयाग से संतोष रावत, ऊखीमठ से कुब्जा धर्मवान, ऋषिकेश में चुनाव लड़ रहे दिनेश चंद्र मास्टर जी का नाम शामिल है, और भी काफी नाम इसमें शामिल हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियों ने खुद से बगावत करने वाले नेताओं के ऊपर एक हंटर चलाया जरूर है। निकाय चुनाव में अब आखिरी के 10 से 12 दिनों का खेल ही बचा है। इसके लिए अब बड़े बड़े नेता और बड़ी बड़ी जनसभाओं का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा, या फिर शुरू हो रहा है, आज से ही शुरू हो जाएगा। बीजेपी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारेगी। आज से मुख्यमंत्री की जनसभाएं शुरू हो जाएंगी। कुल मिलाकर के करीब 29 जनसभाएं मुख्यमंत्री इन निकाय चुनाव में करेंगे, जो कि तय की गई हैं। इसके अलावा 2 से 3 जनसभाएं यूपी के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड में करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सभाएं ऋषिकेश, हल्द्वानी और रुड़की जैसी जगहों पर करवाई जाएंगी। इसके अलावा सभी स्टार प्रचारक जो कि 40 लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल थे, वो भी चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी के लिए जुट जाएंगे। कांग्रेस भी अपनी जगह पर अपने बड़े नेताओं के दौरे लगातार करवा ही रही है और आने वाले समय में और ज्यादा तेजी के साथ ही प्रचार प्रसार चलेगा। बहरहाल आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को आप यहाँ तक देख चुके हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। कुछ प्रोडक्ट्स भी लिंक किए गए हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।